यहाँ पर छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। जेएनयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। लंबे समय से चुनाव न होने पर छात्रों में रोष व्याप्त है। विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द चुनाव कराने की मांग एबीवीपी के छात्रों ने की है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। जोधपुर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार जयपुर से लेकर जोधपुर तक विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है और मांग इन तमाम छात्र नेताओं की सिर्फ इतनी है कि छात्र संघ चुनाव की बहाली हो। एबीवीपी के छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। जोधपुर की ये तस्वीरें, एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। जेएनयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना दिया गया है और पुलिस ने इस बीच हल्का बल प्रयोग भी किया है। इस तरह की खबर भी आ रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द चुनाव करवाने की मांग पर एबीवीपी के कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव बहाली मांग है और इस तरह के विरोध प्रदर्शन राजस्थान में इन दिनों लगातार देखने को मिल रहे हैं। छात्र नेता एक्टिव मोड में आ चुके हैं। फिलहाल आज बताइए, आज किस तरह की तस्वीर यूनिवर्सिटी से सामने आई? नन्नी, अभी जस्ट छात्रों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस ने छात्रों को बस में हिरासत में ले लिया है और मुख्य रूप से अगर देखा जाए, सवेरे से ही एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जोधपुर के जयनाथ व्यास विश्वविद्यालय का जो सेंट्रल ऑफिस है उसके बाहर में उग्र धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से उनकी मांग थी कि चुनाव करवाए जाए। 2023 से जो चुनाव नहीं हो रहे थे उसी को लेकर, चुनाव करवाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी थी, जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम में वीसी को ज्ञापन सौंपना था। अभी कुछ घटना की अगर बात करें, जो लेटेस्ट तस्वीर है वो साफ बयां कर रही है कि पुलिस से हड़की झड़प हुई है, बहस हुई है और सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पर किया गया है। लेकिन पुलिस ने अभी यहाँ पर बस के अंदर कुछ जो उग्र नेता थे उनको गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो छात्र संघ चुनाव की बहाली, एबीवीपी से लेकर एनएसयूआई और तमाम निर्दलीय छात्र लगातार प्रदेश में एक के बाद एक आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से ये खबर है, जहां पर पोखरण फायरिंग रेंज में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। चमकीली वस्तु तोड़ने के प्रयास में यह धमाका हुआ। बिलिया गांव निवासी युवक की मौके पर मौत हो गई। सेना, मिलिट्री, इंटेलिजेंस और पुलिस ने संभाला मोर्चा। घटनास्थल से मिले विस्फोटक सामग्री के अवशेष। पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पोखरण फायरिंग रेंज में विस्फोट का मामला सामने आया है और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। चमकीली वस्तु तोड़ने के लिए ये युवक वहां पर गया था और अचानक से विस्फोट हो गया। बिलिया गांव निवासी ये युवक बताया जा रहा है, जिसकी इस घटना में मृत्यु हो गई है। पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले हैं विस्फोटक सामग्री के अवशेष। तो सेना, मिलिट्री और इंटेलिजेंस के साथ ही साथ पुलिस ने अभी फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। बिलिया गांव निवासी युवक की मौके पर मौत। ये विस्फोट सामग्री यहां पर कैसे पहुंची, किसकी साजिश थी, क्या ये दुश्मन देश की कोई साजिश थी? अभी फिलहाल इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। एक चमकीली वस्तु तोड़ने के प्रयास में यह धमाका हुआ है। तो जैसलमेर में विस्फोट की घटना, एक युवक की दर्दनाक मौत इस विस्फोट में हो गई है। ये विस्फोटक सामग्री यहां पर कैसे पहुंची, किसकी साजिश थी, ये तमाम वो प्रश्न जिसको लेकर पुलिस और आर्मी मिलकर जांच कर रहे हैं। संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। जैसलमेर में यह घटना हुई है और एक युवक की मौत इस घटना में हो गई है। तो घटनास्थल से अभी फिलहाल विस्फोटक सामग्री के अवशेष देखे जा रहे हैं, प्राप्त किए जा रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ ही पुलिस और आर्मी मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है। बिलिया गांव निवासी एक युवक की मृत्यु विस्फोटक सामग्री फटने की वजह से हुई। हमारे सहयोगी गिरिराज जुड़ चुके इस खबर पर।
गिरिराज, ये विस्फोटक सामग्री यहाँ पर आई कैसे, क्या इस बारे में पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो युवक है जो मशरूम की तोड़ने गया था, वहां मौके पर पहुंचा था। उस दौरान वहां पर है जो उसको कोई चमकीली वस्तु मिलती है। चमकीली वस्तु मिलने के बाद वहां उसको वो पत्थर से तोड़ने का प्रयास करता है। जैसे वो तोड़ता है तो वहां पर वो अचानक वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से युवक की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो एरिया है, ये पोखरण फील्ड फायरिंग, जो एशिया की सबसे बड़ी जो फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर ये युवक पहुंचा था और मशरूम जो तोड़ने के लिए पहुंचा था। इस दौरान ये हादसा हुआ। जी चलिए, शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारियों के लिए। तो पोखरण फायरिंग रेंज मामले में जांच लगातार हो रही है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ती है। फिलहाल एक युवक की मृत्यु का मामला सामने आया है। कहाँ मिला था और कैसे कुछ घटनाक्रम हुआ सर? ये चाचा गांव के क्षेत्र में फील्ड फायरिंग रेंज में सत्यनारायण सिंह बीलिया गांव के रहने वाले थे। ये कल दोपहर बाद वहाँ गए थे कोई मशरूम चुगने के लिए। मशरूम चुगने के दौरान इनको कुछ वहाँ स्क्रैप टाइप मिल गया और उसको कोई पत्थर से तोड़ने की कोशिश की, तो उस तोड़ने के दौरान उसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट की वजह से इनका चेहरा और इनका जो फ्रंट भाग है बॉडी का वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से इनकी मौके पर ही डेथ हो गई। अच्छा सर, घटना की जानकारी पुलिस को या आपको कब लगी सर? हाँ, पुलिस को सुबह रामदेवरा पुलिस को आर्मी के लोगों ने ही जानकारी दी थी। वो वहाँ गश्त पे गए थे, अपने इलाके को चेक करते रहते हैं ये। तो चेकिंग के दौरान उन्होंने जब पाया, उनको भी किसी रेवड़ वाले ने बताया था, जो कोई रेवड़ चला रहा था, उसने बताया कि यहाँ एक बॉडी पड़ी है। तब वो आर्मी वालों ने सूचना दी थी पुलिस को, फिर पुलिस मौके पे गई थी। अच्छा सर, इस मामले में परिजनों ने कोई प्रकार की कोई कार्रवाई या कोई मामला दर्ज करवाने की कोई ऐसी? ना, परिजनों ने इसकी जो वस्तु स्थिति की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दी है, जिस पर पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। पोस्टमार्टम करवा वहीं भरतपुर जिले के बयाना रूपवास विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने बयाना नगर पालिका में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में क्षेत्र की जन समस्या और विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। विधायक ने शहर में जल भराव, जल निकासी, पेयजल, सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, सीवरेज समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बैठक में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अलवर जिले की खेड़ली से खबर है, जहां पर खेड़ली कठुम्बर क्षेत्र में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बाजार और गली मोहल्लों में भरा पानी, सड़कें हुई जलमग्न। ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव से लोगों को परेशानी। नगर पालिका के बाहर धंसी जमीन और गिरा पीपल का पेड़, टला बड़ा हादसा। नगर पालिका की रेस्क्यू टीम ने पेड़ को हटा दिया है। पेड़ हटने के बाद शुरू हुआ यातायात। तो झमाझम बारिश अलवर के खेड़ली में हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें जलमग्न हैं और पेड़ गिर गया। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस पेड़ को वहां से हटा लिया गया। और ये भगवान का धन्यवाद है कि मतलब कोई भी जनहानि इस कारण से नहीं है। अगर बारिश नहीं होती, लोग घरों में छिपे हुए हैं, अगर आवागमन रहता तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। हो तो सकती थी, मगर ये ईश्वर का धन्यवाद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें हम ईश्वर का ही धन्यवाद देंगे। तो अभी इस रास्ते को खुलवा दिया जाएगा। तो बारिश को लेकर, जलभराव को लेकर के संबल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा बयान दिया है। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने रिपोर्ट का स्वागत करते हुए इसे सत्य की विजय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि संबल हिंसा कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश थी और न्यायालय के आदेशित सर्वे को रोकने के उद्देश्य से हिंसा भड़काई गई। विश्व हिंदू परिषद ने रिपोर्ट में नामित आरोपियों और हिंसा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार से दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की अपील भी की है। चौबीस नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में एक भीषण हिंसा हुई थी। इस दंगे को करवाने वाले कौन? इस हिंसा का षड्यंत्र किसने रचा?
इन सब की जांच के लिए न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग की स्थापना की। उस आयोग ने विस्तृत जांच की और उसकी जांच रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा के पटल पर रखी गई। इस जांच रिपोर्ट में उन सब षड्यंत्रकारियों का खुलासा किया। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सोखपुरा गांव में उधार के पैसे मांगने पहुंचे एक जीजा पर उसके साले ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बकाया राशि को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल गई। हमले में जीजा के सर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। परिजनों ने घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद आनंदपुरी थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। फतेहपुर शेखावाटी में राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना यानी RUIDP के 5वें चरण के तहत प्रस्तावित करीब 33 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्यों को लेकर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर परिषद सभागार में हुए इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और शहरवासियों ने भाग लेकर विकास कार्यों पर अपने सुझाव दिए। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। परियोजना के तहत सीवरेज, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और पर्यटन विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान विकास मुद्दे पर विधायक और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के बीच नोकझोंक भी यहां पर देखने को मिली। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी और हमारे यूडीएस मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमारी फतेहपुर की डिमांड को, सीवरेज की जो एक समस्या है जिसमें पानी का ओवरफ्लो होना है, प्रॉपर सीवरेज का नहीं होना, तो पिछली सरकार में जो भी कमियां रही उन कमियों को दूर करने के लिए 34 करोड़ 33 करोड़ 90 लाख 34 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने अभी फतेहपुर को दिए हैं और पूर्ण उम्मीद है कि इस पैसे से ये समस्या जो शहर में है ये मिट जाएगी, क्योंकि आधा काम ज़्यादा खराब होता है। आधा काम हुआ, सीवरेज का काम प्रॉपर हुआ नहीं, पूर्ण काम ये भाजपा सरकार करेगी और हम इसको विश्वास दिलाते हैं सब। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी कल शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। शाम 4:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक का प्रस्तावित है। मंत्रियों को भिजवाया जा रहा बैठक का एजेंडा। तो कल भजनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शाम 4 बजे होगी। कल शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। शाम 4:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी होने वाली है। बैठक का एजेंडा मंत्रियों को भिजवाया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में होगी और कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। प्रदेश के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर कल ये बैठक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो कल शाम 4 बजे भजनलाल कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। 4:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक प्रस्तावित है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है। बयाना उपखंड क्षेत्र के मेहरावर गांव स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते विद्यालय की 4 दीवारी ढह गई। राहत की बात यह है कि घटना के समय वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। वहीं घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही समाज सेवी उत्तम सिंह मेहरावर ने प्रशासन से 4 दीवारी का जल्द पुनर्निर्माण कराने और विद्यालय भवन का तकनीकी निरीक्षण कराने की मांग की है। साथ ही बताया कि स्कूल के कई कक्ष लंबे समय से जर्जर हालत में हैं और कभी भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों और अभिभावकों ने भी जर्जर कमरों को तत्काल बंद कर आवश्यक निर्माण कार्य कराने की मांग उठाई है।
लोकसभा में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर वर्ष 1945 में हुए परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा कि ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। उन्होंने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। इसके बाद सदन में हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों की पावन स्मृति में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। 40 करोड़ के साइबर फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार। मुकुंदगढ़ साइबर थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई। 18 महीने में 40 करोड़ से अधिक के लेन देन का खुलासा। साइबर फ्रॉड का आरोपी अंकित कुमार गिरफ्तार। सीएसपी सेंटर से करता था साइबर ठगी। 2.68 लाख नगद, 2 लैपटॉप, 17 एटीएम, 92 पासबुक जब्त की गई। 38 आधार कार्ड, 7 चेकबुक और माइक्रो एटीएम भी बरामद किया गया है। कई राज्यों में आरोपी पर साइबर शिकायतें दर्ज। आरोपी से जुड़े खातों पर साइबर शिकायतें दर्ज की गईं। सह आरोपियों और ठगी की रकम के नेटवर्क की जांच जारी है। मुकुंदगढ़ थाने पे कल अक्षय नायक जो है उसकी रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 117 दर्ज किया गया। 316, 317, 318 और 66 IT एक्ट जो है इसके अंदर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें कि आरोपी अंकित कुमार है, उसके द्वारा ई मित्र की दुकान संचालित होती है। उसके माध्यम से करोड़ों रुपए का जो है फ्रॉड होना और कई जगह से म्यूल की शिकायतें होने की जो है सूचना भी हमारे पास थी। ऐसे में प्रकरण दर्ज करके और कल अंकित। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां पर जेसीओ राकेश दूत को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी अंतिम सलामी। 5 वर्षीय बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी है। भावुक हुआ कोलसिया गांव। 23 जुलाई को छुट्टी पर आए थे राकेश दूत। 14 अगस्त को ड्यूटी पर लौटना था और बगड़ तिराहे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में हुई थी जेसीओ राकेश दूत की मौत। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। क्षेत्र में छाई शोक की लहर। आज जो ये यहाँ पे दुखद घटना हो गई, बहुत ही मतलब दुखददायक है। यहाँ पे जो आज हो गया तो ये मतलब एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए मतलब एक जो है एक वीर योद्धा हमारे से चला गया, तो इसी के इसमें तो बहुत दुख तो बहुत है। परिवार को इनका संकट आ गया, ठीक है। ये तो देश के लिए एक मतलब बहुत बड़ा दुख है। 12 कोर 45 ब्रिगेड इन्फेंट्री ब्रिगेड। पूर्व सैनिक कल्याण समिति नवलगढ़ उपाध्यक्ष के रूप में इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम में हम लोग कम से कम 20 लोग आए हैं। और जैसे ही इस क्षति का पता लगा तो बहुत ही आघात लगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को इतना आघात लग रहा है तो परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को इसके लिए शक्ति दे, ऐसी दुर्घटना। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों के आसपास रहने वाले परिवारों को आवासीय पट्टे न मिलने पर लोगों ने सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा, जहां ज्ञापन में वर्ष 2015 से लागू 200 मीटर की प्रतिबंधित परिधि के नियम में संशोधन कर लंबे समय से रह रहे परिवारों को पट्टे जारी करने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि कई परिवार 3 पीढ़ियों से इन मकानों में रह रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध के कारण आज तक स्वामित्व के पट्टे नहीं मिल पाए। इससे सरकारी योजना और अन्य कानूनी कार्यों में भी परेशानी हो रही है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने सरकार से नियम में शिथिलता देकर पात्र परिवारों को जल्द पट्टे जारी करने की मांग की है। साल पुराना कस्बा है। ये छोटा पहले नुमा कस्बा है। इसमें पुरातत्व विभाग की कुछ बिल्डिंगें हैं, जिनके अनुसार पुरातत्व विभाग ने 2015 में एक नियम निकाला कि 200 मीटर एरिया के अंदर किसी को पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सब खेतरी के बीच में हैं और इस कारण से सभी के पट्टे रुके हुए हैं, जबकि ये अभी सरकार का वो चल रहा है और उसके तहत इनको कोई पट्टा नहीं दिया जा रहा। अतः 2015 का 200 मीटर का ये प्रावधान है, ये ख़त्म करके और जितने भी प्रार्थी हैं उनको।
और अब खबर मंडावा से है, जहां पर RUIDP फेज 5 के तहत करीब 2 करोड़ 99 लाख रुपए के प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संवाद कार्यक्रम में शहर की सीवरेज, जल भराव और सड़क सुधार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। इस मौके पर विधायक रीटा चौधरी ने मांग पत्र सौंपकर कई वार्डों में सीवरेज विस्तार, ओवरफ्लो की स्थायी रोकथाम, सड़क लेवल सुधार और जल भराव की समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी ने भी अलग से सुझाव पत्र देकर अधूरे सीवरेज नेटवर्क को पूरा करने और परियोजना का लाभ सभी वार्डों तक पहुंचाने पर जोर दिया। RUIDP अधिकारियों ने सभी सुझावों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन देते हुए गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे करने की बात कही है। RUIDP द्वारा पंचम चरण का शुरुआत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत झुंझुनू को 129 करोड़ रुपए आवंटन हुए हैं। उसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी का संवाद आज मंडावा उपखंड कार्यालय पर रखा गया, जिसपे जनप्रतिनिधिगण, पूर्व पार्षदगण और प्रबुद्धजन और प्रेस मीडिया साथियों को भी बुलाया गया, जिसमें उनसे सुझाव लिए गए हैं कि जो फेज 4 में चौक में आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ADM विनोद कुमार मीना को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेताओं ने भी शामिल होकर आशा सहयोगिनियों का समर्थन किया। ज्ञापन में राजसमंद के कांकरोली क्षेत्र की आशा सहयोगिनी अलका की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता पैकेज और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। साथ ही सभी आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने और उनके कार्य के अनुरूप सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई है। आज आशा सहयोगिनी बहनों का टोंक जिला मुख्यालय पर गांधी पार्क में धरना चल रहा था सुबह से। ये पूर्व में भी इन्होंने काफी बार ज्ञापन दिए हैं सरकार को। एक तो इनकी जो प्रमुख मांग है वो मांग ये है कि इनका काफी समय से ये आज भी 4,950 रुपए महीने के मासिक वेतन पे ये आज भी 24 घंटे की नौकरी कर। चित्तौड़गढ़ जिले में चितलवाना उपखंड के सेली गांव में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। सेली गांव की भीमों की ढाणी में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हर घर जल योजना ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के तहत नई पाइपलाइन बिछाने के बजाय गांव से ढाणी तक पुरानी और जर्जर पाइपलाइन का ही उपयोग किया जाए, जिसके कारण आज तक नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बिल्कुल पानी नहीं है। जल जीवन मिशन योजना के अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है। 10 साल हुआ पानी नहीं आता। खाली फोकट पानी का पाइपलाइन डाल के रखा है, सब नवरा पड़ा है। इधर उधर